हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आपको पता है कि अभी तक इस सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 22 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारा 23 चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम संसदीय अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिसे हम आज के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम संसदीय अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसने कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं। इस चैप्टर के 40 क्वेश्चंस आप प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। इसमें पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, और आपको बताना है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, इसके अंडर में जो विशेष न्यायालय होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, वह किस टाइप की पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए, व्यक्ति को हटाया जाना। ऑप्शन बी, संपत्ति का समपहरण। ऑप्शन सी, व्यक्ति का माप लिया जाना। और ऑप्शन डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो सामूहिक जुर्माना आरोपित करना और उसे वसूल करने की जो शक्ति है, जो अधिकार है, वह राज्य सरकारों को दिया गया है, विशेष न्यायालय को नहीं दिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें कि ये शक्ति विशेष न्यायालय के पास नहीं है। बाकी जो ऊपर शक्तियाँ दी गई हैं ऑप्शन ए, बी और सी में, ये सभी शक्तियाँ विशेष न्यायालय के पास होती हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन में विशेष न्यायालय के दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की और उसे वसूल करने का अधिकार की शक्ति का यूज़ नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने का और वसूलने का जो अधिकार है, वह राज्य सरकारों को है, स्टेट गवर्नमेंट को है। विशेष न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन में अपराध के लिए अभिनियोजन में अभियुक्त यानी कि दोषी व्यक्ति अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है। कि यहाँ पर बोला गया है कि जो दोषी व्यक्ति होता है, वह क्या नहीं कह सकता है अपने बचाव में। ऑप्शन ए, कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के लिए किया था, यानी कि जो उसने अपराध किया है वह सेल्फ डिफेंस में किया था। ऑप्शन बी, वह पीड़ित भी की ही जाति का है, यानी कि जो अपराधी व्यक्ति है वह पीड़ित की जाति का ही है। और ऑप्शन सी, कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय हो, यानी कि दोषी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसने जो अपराध किया है उससे पीड़ित व्यक्ति को इतनी भी हानि नहीं हुई है कि वो शिकायत कर दे। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है, वो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंडर में अपराध के लिए जो अपराधी व्यक्ति है, वह ना तो ये कह सकता है कि जो उसने अपराध किया है वह सेल्फ डिफेंस में किया है, और ना ही वह ऐसा कह सकता है कि जो उसने अपराध किया है उससे पीड़ित व्यक्ति को ज़्यादा हानि नहीं हुई है, इसलिए उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट माना जाएगा और ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में प्ली ले सकता है कि वह पीड़ित की, मतलब वो अपने बचाव में जो दोषी व्यक्ति है वो ये कह सकता है कि वह भी पीड़ित व्यक्ति की ही जाति का है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि जो उसने अपराध किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है या फिर उससे पीड़ित को ज़्यादा हानि नहीं हुई है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी और ए और सी दोनों के दोनों सही है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत
अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ना हो। इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम के अंडर में जो अपराधी व्यक्ति है उसके ऊपर अभियोग तभी चलाया जाएगा जब वह इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता होगा। उल्लेख और यहाँ पर बोला गया है कि जो मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग है उसने आपका ऑप्शन जो डी में दिया जाता है कि एक से अधिक उस उत्तर को सही माना है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है और सी भी सही है जो मैंने ऊपर आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है वह जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एक्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके अंडर में अगर कोई व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है वह अगर जादू टोना करने से या फिर डाइन होने के अभिकथन पर इस जाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाता है या फिर मानसिक यंत्रणा देता है, मानसिक तनाव देता है, तो उसे कितना कारावास दिया जाएगा और कितना दंड दिया जाएगा। ऑप्शन ए, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी और जो 5 साल से तक की हो सकती है, और जुर्माना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उस व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाएगा जिसमें जो कारावास होता है, जो जेल होती है, वो 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए और 5 साल तक जेल इसके अंदर हो सकती है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। तो कारावास और जुर्माना दोनों के दोनों दंड दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 क्लोज 1 सब क्लोज ZB के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और वह व्यक्ति जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी और जो 5 साल तक हो सकती है और जुर्माने से दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 क्लोज 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय की धारा 2 क्लोज घ के में परिभाषित है, जो आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपसे असत्य पूछा गया था और आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका ऑप्शन बी है। सी देखेंगे, पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ड ग में परिभाषित है। डी, आश्रित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ख ख में परिभाषित है। तो ये आपके बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय की धारा 2 घ ख में परिभाषित है, जबकि धारा 2 घ में विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, जबकि आपके बाकी ऑप्शन सही है लेकिन आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 17 और ऑप्शन डी धारा 16। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। धारा 17 के अंदर जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन किया गया है, इनके गठन का उपबंध किया गया है, ये प्रोविजंस दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। धारा 17 के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
1995 की नियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन के उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 है उसकी किस धारा के अंतर्गत जो एनुअल रिपोर्ट दी जाती है उसके मटेरियल का प्रोविज़न दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 18 के अंदर, ऑप्शन बी धारा 20 के अंदर, ऑप्शन सी धारा 22 के अंदर और ऑप्शन डी धारा 24 के अंदर। तो आप देखते हैं कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। धारा 18 के अंदर एनुअल रिपोर्ट के जो सामग्री होती है मटेरियल होता है उसका प्रोविज़न दिया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री मटेरियल फॉर एनुअल रिपोर्ट का उपबंध किया गया है और इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष हर साल 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियमित के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीम और योजनाओं के बारे में रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसे सौंपती है, अग्रेषित करती है, यानी कि आगे देती है। क्वेश्चन नंबर 47, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा एक्ट, जिसे पेंशन एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज कहते हैं, अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया था और निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो पैसा एक्ट के अंडर में नहीं आता है। तो आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य है जो पैसा एक्ट के अंडर नहीं आता है। ऑप्शन ए स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और ऑप्शन डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता क्षेत्रों का निर्माण करना, ये जो उद्देश्य है यह पैसा एक्ट के अंडर में नहीं आता है और पैसा एक्ट 1996 में अधिनियमित किया गया था, इस ईयर में बनाया गया था। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पैसा एक्ट, जिसे आप बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को स्थापित करना और जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा भी हो सके और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में ये प्रावधान नहीं है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनके अंदर स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके अंदर स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना पैसा एक्ट के अंडर में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। संसद का जो एक सूचना अधिकार अधिनियम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। ऑप्शन ए 15 मई 2005 को, ऑप्शन बी 5 जून 2005 को, ऑप्शन सी 15 जून 2005 को और ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 15 जून 2005 को संसद का जो एक अधिनियम है सूचना अधिकार अधिनियम, इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद के द्वारा पारित, लोकसभा के द्वारा 11 मई 2005 को और राज्यसभा के द्वारा 12 मई 2005 को पारित होने के बाद 15 जून 2005 को उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी और तथा अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, यानी कि उसी समय पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं लागू हो गई थी, प्रभावी हुई थी। जबकि जो शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन के बाद 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि
2005 से प्रभावी हुई थी। इस अधिनियम के कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 15 जून 2005 को ही प्रभावी हो गए थे, लेकिन कुछ अधिनियम ऐसे थे जो 120 दिन के बाद यानी कि 12-13 अक्टूबर को प्रभावी हुए थे। यह एक विधिक अधिकार है। ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का जो अधिकार है, ये एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सकता है और ऐसे सूचना न मिलने पर अपील भी कर सकता है कि ये हमारा विधिक अधिकार है और हमें ऐसी सूचना नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है उसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर में प्रदत्त वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के अंदर कहा है कि जो आपका सूचना का अधिकार है वह फंडामेंटल राइट भी है और यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर में आता है, जिसके अंदर आपको वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट दिया गया है। तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो सूचना का अधिकार है ये इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, इसलिए आप इसे संवैधानिक अधिकार नहीं कह सकते। लेकिन जो ये सूचना का अधिकार है यह विधिक अधिकार भी है और फंडामेंटल राइट भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर इसे फंडामेंटल राइट कहा है। क्वेश्चन नंबर 49, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष। आपको बताना है कि जो सूचना का अधिकार है वह किस वर्ष में पारित हुआ था। ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में और ऑप्शन डी 2002 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 2005 के अंदर सूचना के जो अधिकार है यह अधिनियम पारित हुआ था और जो आपका सूचना का अधिकार है ये आपका लीगल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में इसे फंडामेंटल राइट भी माना है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिया गया है। ऑप्शन ए, यह एक राजनीतिक अधिकार है, ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि सूचना का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी, यह संवैधानिक अधिकार है, आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि सूचना के अधिकार के बारे में संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है, तो आप इस अधिकार को संवैधानिक अधिकार नहीं कह सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, यह एक विधिक अधिकार है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वह विधिक अधिकार है क्योंकि इसे एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और ऑप्शन डी, यह एक सामाजिक अधिकार है, तो आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका विधिक अधिकार है, लीगल अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के अंदर सूचना के अधिकार को फंडामेंटल राइट भी माना है, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर में आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका सूचना का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट भी है और विधिक अधिकार भी है, यानी कि लीगल राइट भी है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। इसमें दिया गया है कि सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे इसे संविधान के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंडर में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। तो इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प आपको चूज करना है तो आप विधिक अधिकार ही इसका अभियुक्त उत्तर देंगे, परंतु प्रश्नों में अगर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट भी और लीगल राइट भी, तो आप दोनों को चुनेंगे एज अ आंसर। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका विधिक अधिकार भी है और साथ में आपका फंडामेंटल राइट भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के तहत इसका समुचित उत्तर देना होगा, यानी कि आप दोनों को मिलाकर उत्तर देंगे कि जो सूचना का अधिकार है वह लीगल अधिकार भी है, लीगल राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम में हैं। ए,
सूचना की पारदर्शिता, बी सूचना का प्रकटन, सी संसूचित नागरिकता और डी लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें चारों के चारों ही जो वर्ड दिए गए हैं वो सूचना के अधिकार अधिनियम में दिए गए हैं। सूचना की पारदर्शिता भी, सूचना का प्रकटन भी, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी शब्द सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी शामिल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। इसका मतलब ये है कि आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में नहीं है। ऑप्शन ए यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। ऑप्शन बी, आवेदक जो सूचना के लिए अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो सूचना मांगता है उसे बताना होता है कि वह सूचना क्यों मांग रहा है, उसे कारण बताना होता है। ऑप्शन सी, मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। और ऑप्शन डी, प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 साल की अवधि या जब तक वह 65 साल की वर्ष तक के नहीं हो जाते आयु का हो जाए, दोनों में से एक भी जो पहले हो अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष या फिर उसकी आयु 65 वर्ष, जो भी पहले हो उस तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ये प्रावधान नहीं दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना मांगता है उसे सूचना का कारण भी देना होगा। ये प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें बोला गया है कि जिस टाइम पर ये क्वेश्चन किया गया था उस टाइम पर आपके जो ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी प्रावधान थे, और जो ऑप्शन बी की एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के और उपखंड 2 में सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्ति ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यानी कि उससे कारण नहीं पूछा जाएगा सूचना का कि वह सूचना क्यों मांग रहा है। और आगे दिया गया उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, जो आपका सूचना का अधिकार था 2005, उसे संशोधित किया गया था 2019 में। और इस संशोधन के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है और कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष कर दिया गया है। जो 5 साल था उसे अब 3 साल कर दिया गया है। और जो उनकी एज 65 वर्ष थी वो वैसी की वैसी ही रखी गई, यानी कि अब क्या होता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं वह जब तक उनके 3 साल पूरे नहीं हो जाते या फिर उनकी एज 65 साल पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद में और इसके पुनः गठन के प्रभावी होने, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुए थे, के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्य और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। जो आपका केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है उसका टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन बी 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी 5 साल या फिर 62 वर्ष की आयु तक। और ऑप्शन डी 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। आपको पता है कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है उसकी जो टेन्योर पहले था यानी कि 2005 में था वो आपका 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु होने तक था, लेकिन इसे 2019 में संशोधित किया गया था और इसके टेन्योर को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। 3 वर्ष कर दिया गया था, 3 ईयर। और 65 एज ऐसे की ऐसे ही रखी गई थी। तो अब जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है वह 3 साल
होने तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है अब के टाइम में, क्योंकि इसे 2019 में संशोधित कर दिया गया था। इस अधिनियम पर सूचना का अधिकार अधिनियम को 2019 में संशोधित कर दिया गया था और इनका टेन्योर 5 से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2005 के अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए थे और इन संशोधनों के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है वह केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने जो निर्धारित किया है कार्यकाल वह अब 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया है, जबकि इससे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जो इनका कार्यकाल था वो 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक होता था, लेकिन अब इसे चेंज करके 3 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? जो आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन है ये एक सामाजिक आंदोलन है और यह आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आरटीआई अधिनियम, ऑप्शन बी आरटीआई अधिनियम, ऑप्शन सी मनरेगा से और ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आरटीआई अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम है उससे रिलेटेड है आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको ऑप्शन ए में भी सेम ही नाम दिया गया है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 में हुई थी। अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए मांग को लेकर सफल संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से रिलेटेड है। ऑप्शन ए लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन बी नंदिनी सुंदर बनाम वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन सी नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ जो केस है वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से रिलेटेड है। नमित शर्मा वर्सेस भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको एजर्शन और रीज़न दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। एजर्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वह जो नौकरशाही होती है उसमें उत्तरदायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसका रीज़न है इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एजर्शन है और जो रीज़न है वो दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसमें एजर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो एजर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो एजर्शन की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना बचा हुआ है। इसलिए आपका एजर्शन और रीज़न दोनों सही तो हैं, लेकिन जो आपका कारण दिया गया है, रीज़न दिया गया है, वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसका एम क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, ऑप्शन बी सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराएगा, ऑप्शन सी साधारण सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, ऑप्शन डी पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं, जो पब्लिक अधिकारी होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनसे सूचना मांगने का अधिकार की जो पहुँच है वो आपके सूचना के अधिकार का एक उद्देश्य है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का जो अभिप्राय है किसी लोक पदाधिकारी के द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंचते हैं। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है और सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसने अपनी एक जजमेंट में ये कहा है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन का कारण भी बताना चाहिए कि वह इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट ने, ऑप्शन बी बम्बई हाई कोर्ट ने, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ऑप्शन डी मद्रास हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ऐसा कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आवेदक है, यानी कि जिसे व्यक्ति को सूचना चाहिए, उसे सूचना का कारण भी बताना चाहिए कि वह सूचना क्यों मांग रहा है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। लेकिन हालांकि इस पीठ ने शीघ्र ही स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने निर्णय के इस भाग को हटा दिया था, यानी कि इन्होंने ये स्टेटमेंट वापस ले ली थी। उक्त खंडपीठ में ने न्यायमूर्ति N पाल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति रविंद्र चंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि RTI एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005, उसमें उसके किसी भी प्रोविज़न में ये नहीं कहा गया है कि जो आवेदक है, यानी कि जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, वह सूचना के कारण को बताए। तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे, इन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट को वापस ले लिया था। इस अधिनियम की धारा 6 क्लोज 2 के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्ति ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा। यानी कि आपको बताना है कि अनुसूचित जाति और अन्य प्रारंभिक वनवासी वन अधिकारों की जो मान्यता है अधिनियम 2006, इसके अंडर में जो व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार और दोनों की प्रकृति और इनको विस्तार का जो निर्धारण है, इनकी प्रक्रिया को कौन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए राज्य वन विभाग, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर उपायुक्त, ऑप्शन सी तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो ये अधिकार जो है ग्राम सभा को दिया गया है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6 क्लोज 1 के अंडर में ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों और दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी है, यानी कि इसे ये अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इनकी जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान अनुरूप्य अधिनियमित हुआ था या हुए थे। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अधिनियम एक्ट 2010 में भारत के संविधान में निम्नलिखित अधिकारों में से प्रावधान के अनुरूप्य है। फर्स्ट, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। सेकंड, आर्टिकल 275 क्लोज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। थर्ड, आर्टिकल 243A के अंडर उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कानूनों के अनुरूप है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है सिर्फ वो और सिर्फ वही सही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें ओनली 1 दिया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को कुछ स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार दिया गया है, जो आपके जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है के अनुरूप है, यानी कि उसके अनुरूप है, उसके बराबर है। इस अधिनियम के द्वारा देश के एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2009 में और ऑप्शन डी 2010 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 2010 में NGT की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो स्थापना थी वह अक्टूबर 2010 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 63, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, ये आपका बिल्कुल सही है। आप इसका टाइम देखेंगे जो 1894 दिया गया है, और इस समय पर भारत एक गुलाम देश था, ब्रिटिश शासकों का गुलाम था। तो ये जो अधिनियम है यह ब्रिटिश शासकों के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपको ऑप्शन बी दिया गया है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया गया है यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, यानी कि जो ये अधिनियम है भूमि सुधार अधिग्रहण अधिनियम 1894, इसे अब चेंज कर दिया गया है। एक अधिनियम बना है 2013 में, 2013 के द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और ऑप्शन डी में दिया गया है इसका क्रियान्वित विवादित हो गया था। जो ब्रिटिश शासकों ने एक अधिनियम बनाया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये विवादित हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की ज़मीनें थी उन्हें एक्वायर करके पब्लिक के सरकार के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाई जा रही थी, तो इसलिए इस नियम को क्रियान्वित करना विवादित हो गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक पॉजिटिव बात दी गई है कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह ब्रिटिश शासकों ने बनाया था और जो ब्रिटिश थे वह भारत के ऊपर रूल कर रहे थे, तो वह भारत के किसी भी भलाई के लिए कोई कानून क्यों बनाएंगे, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कानून बना रहे थे। तो आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार को बढ़ावा देना नहीं था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों, कंपनियों और तत्संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, उसे एक्वायर करके संस्थान बना रहे थे और ये कुछ संगठन, कंपनियां, ये सभी चीज़ें बना रहे थे। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था और इस अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा 2013 का एक अधिनियम है जो भूमि अर्जन, पुनःवास और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो जो आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 था उसे 2013 के इस अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। एक तरफ आपको अधिनियम के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको उन अधिनियम से रिलेटेड ईयर दिया गया है कि किस ईयर में ये अधिनियम बने थे। ऑप्शन ए में राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। आपके जो ऑप्शन बी, सी और डी दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच है, लेकिन आपका ऑप्शन ए इनकरेक्टली मैच है क्योंकि जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम था वह 1907 में आया था, 8 में नहीं आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है।
जो इनकरेक्टली मैच है वो आपका ऑप्शन ए है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में लाया गया था, जबकि अन्य विकल्पों में जो अधिनियम दिए गए हैं उनके सामने जो उनके ईयर हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो अभी कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था उस टाइम भारत सरकार ने कुछ असाधारण शक्तियाँ भारत सरकार के द्वारा कुछ असाधारण शक्तियों का यूज़ किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा उन्हें ये असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। फर्स्ट, मेंटल हेल्थ केयर 2017, सेकंड, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 3, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और फोर्थ, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इन दो कानूनों के जरिए भारत सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ था। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO के द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद, मतलब जो आपका WHO है उसने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया था और ये घोषणा किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 महामारी अधिनियम 1897 एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 को लागू करने का निर्णय लिया था कि इन कानूनों के जरिए इस महामारी से निपटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? आपको बताना है कि जो वन संरक्षण अधिनियम है वह किस ईयर में बनाया गया था। ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1983 में और ऑप्शन डी 1988 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। वनों के संरक्षण और उससे संबंधित अथवा उससे आनुवंशिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में यह बनाया गया था और यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको सही कथन बताना है। फर्स्ट, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आधार मेटाडेटा होता है इसे 3 नहीं बल्कि 6 महीने से ज़्यादा से आप इसे संग्रहित नहीं कर सकते हैं। सेकंड में दिया गया है कि राज्य निजी निगमों जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस होते हैं उनसे आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है, यानी कि शेयर करने के लिए नहीं बोल सकता है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ, आधार भारत के संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है, तो आपकी ये फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही बताई गई है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में अपने महत्वपूर्ण एक निर्णय में जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघवाद में केस में उल्लेखित किया था कि आधार मेटाडेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है और यह निर्णय प्रमाणीकरण विनियम 2016 आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित रखने का प्रावधान गलत ठहराता है। इसलिए आपके फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य स्टेट जो है वह निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई उपबंध नहीं कर सकता है, यानी कि राज्य जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस होते हैं उन्हें
उनके आधार डेटा की जो डिटेल्स होती हैं उन्हें शेयर करने के लिए नहीं बोल सकता। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो आपके थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बल्कि KYC मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। और आगे इसमें दिया गया है, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि भारत की संचित निधि से वित्तीय प्राप्त करने यानी कि धन प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तथा हित लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत है। यानी कि आप अगर किसी भी ऐसी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं जिसका पैसा भारत की संचित निधि से आता है, तो उसके लिए आपको आपके आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन आपको बताना है। फर्स्ट, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के लिए अहर होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। आपको बोला गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है, इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार आपको उस राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए, अगर आप किसी भी स्टेट में एज अ टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और सेकंड है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के लिए जो आपकी प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें शिक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से आपके सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बस आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 5 अप्रैल 2010 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, और इस सूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों या स्थानीय प्राधिकरणों या फिर विद्यालयों के द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों के भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जाती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत है, या राज्य क्षेत्र के तहत नहीं है, निजी क्षेत्र के तहत है। तो इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि जो उपभोक्ता विवाद निवारण है जिला स्तर पर, उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड में दिया गया है यानी कि ऑप्शन सी में, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिन्हें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, उपभोक्ता के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार जिला फोरम के सामने बेचे गए
माल या दी हुई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है, लेकिन आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं की जो कुल मूल्य होता है वह 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। जो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य या माल या सेवाएं होती हैं उनकी शिकायतें राज्य आयोग के द्वारा की जाती हैं, जबकि 1 करोड़ से जो ऊपर की होती हैं माल या फिर सेवाएं, उनकी सेवाओं के कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। तो आपके बाकी ऑप्शंस सही हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, लेकिन आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें 50 लाख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 20 लाख रुपए तक की माल होता है या फिर सेवाएं होती हैं उनकी सुनवाई जिला फोरम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। इस चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। इस चैप्टर में आपने संसदीय सभी अधिनियमों, जितने भी संसद के अधिनियम थे उन सभी के बारे में पढ़ा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।